स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंपनी एमएनसीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है। तो जब अट्रैक्शन देने के लिए कुछ फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी कंपनी किसी कंट्री में तभी जाता है जब वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कुछ फैसिलिटीज मिलती है जिससे वो अपना बेनिफिट अर्न कर सके, और तब वो उस कंट्री में बिजनेस सेटअप लगाती है, यानी अपना इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो बेनिफिट्स में क्या चाहिए कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिसेज को लेकर के जो बैरियर्स है वो बैरियर या तो रिड्यूस कर दिया जाए या तो कुछ लिबरल कर दिया जाए। दूसरा, सम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एमएनसीज लाइक हेवी टैक्स में रिडक्शन, बिजनेस को सेटअप करने के लिए सम टाइम्स यानी कुछ ईयर तक, इनिशियल ईयर तक एक्साइज ड्यूटी एंड सम अदर टैक्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज में या तो एलिमिनेट कर दिया जाए यानी सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए, या तो पूरी तरह से रिबेट यानी छूट दे दिया जाए। एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सेल फैसिलिटी यानी जो प्रोडक्ट आउटपुट होगा उसे सेल करने के लिए मार्केट में एंट्री का जो परमिशन है वो प्रोवाइड किया जाए। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसे भी एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो ये सभी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है तब वो किसी कंट्री में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। तो ये एक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है एमएनसीज को जिसकी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। उसी में से एक फैसिलिटी या एक तरीका जो गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है थ्रू SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये है क्या? ये गवर्नमेंट एक स्पेशल एरिया डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है कि इस पार्टिकुलर रीजन में जो कई किलोमीटर तक का रेंज हो सकता है, ठीक है, इस एरिया में जो भी फैक्ट्री वगैरह सेटअप होंगे, यानी एक पार्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस पार्टिकुलर एरिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फॉरेन कंपनी इसमें अपना फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट लगाएगा, उसमें गवर्नमेंट कुछ रिबेट देगा। रिबेट में क्या क्या दिया जाता है? तो टैक्स में रिडक्शन जो कि टिल 5 ईयर तक यानी फर्स्ट 5 ईयर तक का गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी एट वेरी लो कॉस्ट, वाटर सप्लाई, रोड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन यानी रॉ मटेरियल को आने और फिनिश गुड्स को यहाँ से बाहर जाने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो किसी भी जगह पर ये फैसिलिटी दे करके एक एरिया फिक्स कर सकती है, यानी एक लिमिटेड एरिया में फैक्ट्री सेटअप किया जा सकता है, वो कंपनी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और फर्स्ट 5 ईयर या एज द केस में भी वो गवर्नमेंट रिबेट देती है जो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं उसमें, और जो लेबर लॉ होता है वो लिबरल किए जाते हैं, जिससे फॉरेन कंपनी अट्रैक्ट होती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में वो सेटअप लगा सकता है। इसके रीजन क्या होती है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होता है तो उसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होता है और वो कैपिटल इमीडिएट रिटर्न नहीं देता। यानी जब आप फैक्ट्री बनाओगे, प्रोडक्शन शुरू करोगे, फिर मार्केट में सेल करोगे, फिर जब सेल होगा तब आपके पास प्रॉफिट अर्न होगा या रिटर्न होगा। तो इसमें टाइम लगता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जैसा साइज और जिस तरह का प्रोडक्शन यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ यानी ऑपरेटिंग साइकिल फिक्स होता है। तो इतने समय तक अगर वो
कैपिटल इन्वेस्ट करेगा करोड़ों रुपीस, अरबों रुपीस, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे फुलफिल करेगा अगर गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी तो। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ सालों तक, तो नॉर्मली फर्स्ट 5 ईयर यानी इनिशियल 5 ईयर तक फैसिलिटीज देती है, रिबेट इन टैक्सेस का, कोई टैक्स नहीं चार्ज करती है या बहुत नॉमिनल चार्ज करती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज या फैक्ट्री के लिए कितना रेट ऑफ टैक्स चार्ज करती है या पूरी तरह डिस्काउंट देती है यानी रिबेट देती है। ठीक है, तो ये लेबर लॉ में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। क्लियर, यानी जो जो रिलीवेंट मैटर होते हैं, रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं किसी फैक्ट्री के सेटअप के लिए, सर्विसेज के लिए, उसमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तब वो फॉरेन कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया में अपना गुड्स के लिए फैक्ट्री सेटअप करता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं। वो होता है कि उस जोन में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि उस इकोनॉमिक जोन का जो भी आउटपुट है और वो कहीं भी अगर उस जोन से बाहर निकलता है तो ये ट्रीट किया जाएगा कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है कि आप ज्यादा ज्यादा गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करें। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेटअप किए जाते हैं। यानी जो कंपनी उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा, लगाएगा, उसका जो आउटपुट है वो इंडिया में नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया ही सेल होगा, यानी सिर्फ एक्सपोर्ट किए जाएंगे, डोमेस्टिक यूज नहीं किए जाएंगे। और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स या फॉरेन कंपनियों को प्रोवाइड करती है, जिससे फॉरेन कंपनी अट्रैक्ट होते हैं, एमएनसीज अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से वो उस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले कंपनी को कंट्री में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर, तो ये थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का एक तरीका। साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, जिसमें सबसे मेजर वेज होते हैं गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। आप फॉरेन ट्रेड के लिए कौन कौन से प्लान और पॉलिसीज बना रहे हो। अभी इसका एक रिसेंट एग्जांपल था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ जो स्टेट है, यानी इंडिया का कुछ स्टेट है जो टेस्ला कंपनी के सीईओ को या उसके चेयरमैन को ऑफर कर रहा है कि आप हमारे स्टेट में टेस्ला कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फैक्ट्री लगाएं, और इसके लिए उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो भी फैसिलिटीज है वो देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी ये क्यों किया जाता है, यानी गवर्नमेंट क्यों इनिशिएट करती है, क्योंकि आप कंट्री में आओगे, ह्यूज कैपिटल लोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप होगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल यानी फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। साथ ही साथ कई अलग स्मॉल फैक्ट्री जो उस मेजर या मेन फैक्ट्री को सपोर्ट में स्टेबल हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक बड़ी फैक्ट्री के सपोर्ट में बहुत सारे स्मॉल फैक्ट्रीज भी स्टार्ट होते हैं जो उसके लिए मटेरियल सप्लायर और भी कई तरह का फैसिलिटी यानी सर्विस प्रोवाइडर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए फैसिलिटीज देने, जो ट्रेडिंग रूल्स रेगुलेशंस है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए एग्री होता है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन अपना कैपिटल तभी लगाता है जब वो उसके कैपिटल को सेफ एंड साउंड समझता है। आप लोग जैसे यहाँ पर सुनते होंगे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, पूरा इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इकोनॉमी ऑफ द बिहार इज टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज की कमी है। रीजन, प्रीवियस गवर्नमेंट ने वैसे कोई स्टेप्स नहीं लिए कि स्मॉल कंपनीज, मिड साइज कंपनी या लार्ज साइज कंपनी को यहाँ अट्रैक्ट कर सके अपना
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम है और यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि फॉरेन कंट्री के जो एमएनसीज हैं वो इंडिया में अपना सेटअप लगाए और उसके अकॉर्डिंग यानी उसके फेवरेबल जो भी कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबल फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। देखिए अब जो होता है कि फॉरेन कंपनी जब अपना बिजनेस सेटअप लगाती है तो वो कॉस्ट कटिंग पर फोकस करती है कि कैसे वो कॉस्ट को कम कर सके। तो कॉस्ट कम करने के लिए वो जो भी पॉसिबल मैनर्स हैं, तरीके हैं, वो यूज करता है, जिसमें से एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, जिसमें से सबसे मेजर पार्ट होता है लेबर कॉस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर लॉ में को लिबरल करके ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जो लेबर लॉ है वो उस पर स्ट्रिक्ट अलाउ फॉलो ना हो, जिससे वो लोगों को प्राइवेटली जॉब ऑफर कर सकता हो और फ्यूचर बेनिफिट से बच सकता हो। फ्यूचर बेनिफिट यानी गवर्नमेंट लेबर लॉ अप्लाई करती है तो कंपनियों को ये कंपल्सन हो जाता है कि पर्सन्स को रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट करे और फ्यूचर बेनिफिट यानी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे। तो इससे कंपनी को बच सकता है ताकि अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट को कम कर सके। देखिए कुछ केस स्टडीज हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा। पेज नंबर 68। स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और पेरिस। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये है कि जो लार्ज साइज या जायंट साइज कंपनी है वो अगर इंडिया में आते हैं, गवर्नमेंट उसको अट्रैक्ट करती है, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो स्मॉल इन साइज हैं वो क्या खत्म हो जाएंगे या वो कंपटीशन फेस करेगा। तो इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है जो प्रोड्यूसर्स है वो किस तरह का गुड्स बनाता है और क्या उसके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं या नहीं एटसेट्रा। तो देखा गया है कि अगर स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपनी कॉस्ट में कमी नहीं करता या इफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाता, क्वालिटी को नहीं बढ़ाता, तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रवि, जो कि कैपेसिटर बनाने का काम करता है। कैपेसिटर जो कि टेलीविजन और ट्यूबलाइट में यूज होता है, ठीक है, मोटर को चलाने में यूज होता है, उसका प्रोड्यूसर था। बिफोर 2000 वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटर का प्रोडक्शन करता था और उसके पास 20 वर्कर थे। लेकिन 2001 में जब फ्री ट्रेड के लिए WTO से उन्होंने एग्रीमेंट किया, नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बहुत सारे फॉरेन कैपेसिटर बनाने वाले कंपनी इंडिया में आए, जिससे या एक इंपोर्ट बढ़ा, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा। और रवि जो कि 20 वर्कर्स को अपॉइंट कर रखा था, वो आज के डेट में सिर्फ 7 वर्कर से काम चला रहा है, यानी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई तो वर्कर्स भी कम हो गए। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल कंपनी का जो कैपेसिटर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था उसकी कंपैरिजन में रवि का कैपेसिटर का प्राइस डबल था, तो क्वालिटी रिड्यूस हो गई, प्राइस ज्यादा हो गया तो इसकी सेल डिक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब है कि कुछ कंपनी के वजह से, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ डोमेस्टिक कंपनी बंद भी हो गए, कुछ जो है हेवी कंपटीशन फेस कर रहा है, किसी तरह से रन कर रहा है। तो इसके ड्रॉबैक हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी है, या तो आप डायरेक्ट मार्केट में सेल करो प्रोड्यूस करके, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए प्रोडक्ट रेडी करो और सेल में अपना सेल को मेंटेन करो। देखिए मैंने जब बताया था कि एमएनसीज को किसी कंट्री में अपना ट्रेड करने यानी बिजनेस को फैलाने का 3 तरीका है। एक, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, यानी अपना
फैक्ट्री सेटअप करना, अपना ऑफिस सेटअप करना। दूसरा, किसी से ज्वाइंट वेंचर करना, यानी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या लोकल कंपनी के साथ टाई अप करना, मिल करके एक नया कंपनी फॉर्म करके अपना बिजनेस इन्वॉल्व करना यानी लॉन्च करना। जैसे होंडा ने हीरो के साथ मिलकर के अपना बिजनेस इंडिया में एक्सपेंड किया था, बिजनेस लाया था, ठीक है। उसी तरह से कुछ और कंपनी जो डायरेक्ट अपना बिजनेस शुरू किया यानी स्टार्ट किया, जैसे आज के डेट में जो मोबाइल कंपनीज है वो वीवो का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी वो किसी साथ टाई अप नहीं किया, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करके फैक्ट्री सेटअप किया। तीसरा होता है कि आप अपना प्रोडक्ट को के लिए यहाँ फैक्ट्री सेटअप ना करके, फैक्ट्री खड़ा ना करके, जो उस तरह के प्रोड्यूसर्स हैं जो उस तरह का प्रोडक्ट बनाता है, आप उसके साथ एग्रीमेंट करके लोकल प्रोड्यूसर से अपने लिए, यानी जो फॉरेन कंपनी है वो कंपनी अपने लिए प्रोडक्ट बनाने का एग्रीमेंट करे कि अब आप प्रोडक्ट को बनाओगे तो आप मार्केट में सेल नहीं करोगे, वो प्रोडक्ट मेरे लिए बनाओगे यानी फॉरेन कंपनी के लिए, और उस पर मेरा कंपनी का नाम होगा और मेरे इंस्ट्रक्शन यानी मेरे अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट रेडी करोगे। तो इससे क्या होगा, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो इसे कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा, यानी जो डोमेस्टिक स्मॉल प्रोड्यूसर्स है। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि वो अपने इंडिविजुअल नाम से जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे थे, अब वो किसी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन यानी एमएनसीज के नाम पर जाएगा, यानी जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसका एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स बने रहेंगे, उसकी कंपनी चलती रहेगी, उसका प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड के तौर पर मार्केट में जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि एमएनसीज किसी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, दैट इज द थर्ड वे। थर्ड तरीका है किसी स्मॉल प्रोड्यूसर से टाई अप करके, ठीक है। उसी तरह से बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज, ट्रेज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा में ये सभी एग्जांपल है जिसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हार्ड कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे शट डाउन हो गए और बहुत सारे का लेवल यानी स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस रिड्यूस हो गया, कम हो गया, यानी उसको पहले बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे थे, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर कंपटीशन, आफ्टर एंटरिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज, उसका साइज स्मॉल हो गया। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंपटीशन अनसर्टेन है और एम्प्लॉयमेंट भी अनसर्टेन हो गए। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये पड़ा कि नंबर ऑफ जॉब्स तो बढ़े लेकिन जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस हो गया, क्योंकि कॉस्ट कटिंग, कंपटीशन में कॉस्ट को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई कंपनी अपने कॉस्ट को कम करता है तो वो ग्लोबल मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकता है। तो ज्यादातर फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी कंपटीशन फेस करने के लिए कॉस्ट कटिंग पर फोकस किया। कॉस्ट कटिंग में सबसे ज्यादा वो कॉस्ट रिड्यूस किया लेबर कॉस्ट पर। लेबर कॉस्ट कम करने का सबसे आसान तरीका लगता है कि जो वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो डेली वेजेस पर अपॉइंट किए जाए, यानी नॉट परमानेंट, ठीक है, वो परमानेंट ना हो, जिससे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को, वो सिक्योरिटी में जो एक्सपेंसेस होता है वो बच जाए। जैसे आज के डेट में लेबर लॉ का में है कि अगर किसी के पास 20 वर्कर्स या उससे अधिक है परमानेंट, ठीक है, रेगुलर, तो उसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का फैसिलिटी मिलना चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलनी चाहिए, पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, एक्सेट्रा। कई तरह का सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योरिटी यानी उसकी सुरक्षा के लिए एजुकेशन सिस्टम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड करना चाहिए, हाउस रेंट फैसिलिटी मिलना चाहिए। ये सारे रूल्स जो है इम्पोज हो जाते हैं। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय को डेली वेजेस या प्राइवेटली यानी नॉट परमानेंट एडहॉक बेसिस पर रखा जाए,
टेम्परेरी बेसिस पर रखता हो तो क्या हुआ कि वो इन सभी एक्ट के इम्पोजिशन से बच जाएगा, यानी उस पर ये सभी एक्ट लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब्स इंक्रीज हुए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, लेकिन जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना उसका प्रायोरिटी है, क्योंकि कॉस्ट कम होगा तभी वो ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर पाएगा। ठीक है, उसी तरह से गारमेंट वर्कर्स के केस में हुआ। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, या हम लोग कह सकते हैं हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मोर फेयर, ग्लोबलाइजेशन को और फेयर कैसे बनाया जाए। देखो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप इसे देखोगे। लेट्स सी, how can globalization be more fair? Just wait, this is opening. Connect. Chapter Globalization and the Indian Economy. पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये। ओके, समथिंग प्रॉब्लम राइजेस, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, योर टॉपिक इज हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मोर फेयर, ग्लोबलाइजेशन को हम और कैसे फेयर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन को और फेयर कर सकते हैं। एक है आपका, द गवर्नमेंट कैन प्ले मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, दैट मीन्स फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इट्स पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली फॉर द रिच एंड पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑल द पर्सन्स, जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। तो क्या क्या लोगों का प्रोटेक्ट होता है, तो लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। आज आप देखते होंगे कि वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉयट किए जाते हैं, यानी उन्हें लेबर लॉ को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। यानी लेबर लॉ बना हुआ है, लेबर एक्ट जिसको बोलते हैं बना हुआ है, तो उस एक्ट को प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर सकते किया गया या इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी जो होते हैं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी लेस पेड करते हैं और मोर वर्क लेते हैं, यानी ज्यादा काम लेते हैं, और एज पर एक्ट जो मिनिमम वेजेस फिक्स है उससे भी कम पेमेंट करते हैं। और जो टाइम अलॉट है किसी को काम करने का, यानी मैक्सिमम वर्किंग आवर
उससे ज्यादा टाइम लेते हैं, उसे काम कराते हैं, लेकिन ओवर टाइम फैसिलिटी भी नहीं देते। तो कह सकते हैं कि जो लेबर लॉ है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिससे वर्कर्स को जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसे कम किया जाए या रोका जाए। ये एक तरीका है जिससे फेयर ग्लोबलाइजेशन को किया जा सकता है या ग्लोबलाइजेशन फेयर हो सकता है। सेकंड, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। यानी गवर्नमेंट जो लोकल कंपनी है उसके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्शन किया जाता है थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। यानी कि किस सेक्टर में हम फॉरेन कंपनी का डोर को ओपन करें, यानी किस सेक्टर को बढ़ावा देना है जिससे हमारा लोकल प्रोड्यूसर्स या लोकल इंटरेस्ट ग्रुप पर इफेक्ट कम पड़े, या किस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करे प्रॉपर वे में, जिससे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे कंपनी को हम अलाउ कर दें कि आप इंडिया में आकर के अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन उसकी वजह से चूंकि वो जायंट इन साइज होता है, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज इन साइज होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत हैवी डिस्काउंट पर अपना बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर पर पड़ सकता है, वो उतना हैवी डिस्काउंट पर गुड्स को बेच नहीं सकता, तो वो उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय होता है। जिससे आज के डेट में आप देख रहे होंगे ऑनलाइन परचेजिंग से जो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें ऑफलाइन सेलर जो दुकान ओपन किए हुए हैं, शॉप ओपन किए हुए हैं, उसका सेल डिक्रीज हो गया। जैसे मोबाइल एंड देयर एसेसरीज, सेल फोन एंड देयर एसेसरीज आज के डेट में ऑनलाइन बहुत ज्यादा परचेज किया जाता है, जिससे एसेसरीज बेचने वाले या सेलफोन बेचने वाले जो शॉपकीपर्स हैं उसका सेल पहले की कंपैरिजन में कम हो गया है। ठीक है, सभी लोग ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन प्राइस ऑफलाइन के कंपैरिजन में कम होता है, तो वो परचेज कर लेते हैं, एसेसरीज भी परचेज कर लेते हैं, तो स्मॉल सेलर्स का सेल डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग ट्रेड बैरियर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। इन्वेस्टमेंट ट्रेड बैरियर्स मैंने बताया था, टैक्स को इम्पोज करना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज करके प्राइस को इक्वल करना, जिससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट ना हो, इसका सेल इफेक्ट ना हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, यानी किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर में नहीं करना है, इट्सेट्रा। सेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंपनी को, जैसे अभी आप देखोगे इंडिया में 5G लाना है, तो 5G लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो कौन देगा? तो क्या डोमेस्टिक कंपनी है, यानी इंडियन कंपनी है जो 5G को यहाँ लॉन्च कर सकता है? यदि है तो कितने हैं? फॉरेन कंपनी कितने हैं? तो फॉरेन कंपनी को अलाउ कर सकते हैं ताकि वो कम से कम समय में इसको लॉन्च कर सके। और अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो दोनों में कंपटीशन हो, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू और पब्लिक को लो रेट पर, लो प्राइस पर 5G फैसिलिटी मिल सके। तो इस तरह से अलाउ कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हम किसी फॉरेन कंपनी को इस सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे, ये एंट्री देंगे तो लिमिटेड परसेंटेज में देंगे। जैसे कुछ समय पहले तक इंश्योरेंस सेक्टर में 49% का FDI था, यानी 49% तक ही फॉरेन कंपनी आ सकता है। लेकिन अब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में और बैंकिंग सेक्टर में 100% FDI डिक्लेयर कर दिया, यानी बैरियर्स को हटा दिया गया। यानी अब कोई भी विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी जाए या मल्टीनेशनल कंपनी पूरी तरह से यहाँ बिजनेस सेटअप कर सकती है विद 100% शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर ट्रेड
ठीक है। ये फेयर रूल्स, गवर्नमेंट WTO से निगोशिएट कर सके कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे इसके पहले का केस मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने फार्मर को हेवी सब्सिडी देता है, जिससे उसकी प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट कम हो जाता है और वो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है एट लो प्राइस, जिससे उस कंट्री का जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं वो उसके प्राइस के तुलना में या उसके प्राइस के बराबर भी अपना नहीं रख सकता अपने प्रोडक्ट का प्राइस, तो उसका सेल कम हो जाता है और फार्मर्स का प्रोडक्शन या जो फार्म प्रोडक्ट हो वो खराब होता है। यह बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है क्योंकि उसे परचेजर्स नहीं मिल सकते, मार्केट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को निगोशिएट करने किया जाए WTO से कि ऐसा कोई रूल्स ना हो जिससे डेवलप कंट्री अपने प्रोडक्ट को डेवलपिंग कंट्री में वेरी लो कॉस्ट पर सेल करे और डोमेस्टिक कंट्री के मैन्युफैक्चरर उसको कंपटीशन ना दे पाए या वो उसका बिजनेस बंद हो जाए या स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फेयर द ग्लोबलाइजेशन। देखिए, the government can use trade and investment barriers. It can negotiate at the WTO for fairer rules. It can यानी निगोशिएट कर सके बैरियर्स को इम्पोज करके, अगर आप अपना प्राइस या ये फैसिलिटी अगर हटाओगे नहीं, दोगे नहीं, तो हम ट्रेड बैरियर्स के थ्रू टैक्स इम्पोज करेंगे। जैसे अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने किया था कि वो यहाँ के जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है उसमें से किसी खास प्रोडक्ट पर रूल्स के अगेंस्ट जा करके प्रोडक्ट रेडी किया गया, ये काउज ब्लेम लगाकर गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसके कुछ प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट को ब्लेम लगाकर ये नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन रिटर्न कर दिया। वो कुछ किसी प्रोडक्ट पर अपना टैक्स बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना टैक्स बैरियर का यूज करते हुए टैक्स बढ़ा दिया, जिससे उसका इंपोर्ट रुक गया। यानी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए उसे कंपेल करना WTO को इस लायक। और ये कंपेल कैसे होता है? थ्रू इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैरियर्स। In the past few years, massive companies, campaigns and representation by the people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment with the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in struggle for fair globalization. ठीक है, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन को फेयर किया जा सकता है। अब जो है ये आपका चैप्टर एंड हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर को समअप करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ, दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, MNCs क्या होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन पर, क्या रोल है, टेक्नोलॉजी और यानी फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन को और हेल्प करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए WTO एस्टेब्लिश हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज को लिबरलाइज होने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेशर डालता है। इस तरह से फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने हैं, दैट मीन्स लेबर लॉ को स्ट्रिक्ट करना है, लेबर लॉ को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो गवर्नमेंट का टूल्स है, टूल्स फॉर टू रिस्ट्रिक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लेबर लॉ एंड ट्रेड बैरियर्स, जिससे वो ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकता है, WTO को कंपेल कर सकता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपको कोई और क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं।